कहिए, आऊंगा आपके पास। चंद्र जी, एक सवाल डॉक्टर स्वर्ण सिंह जी आपसे मैं पूछना चाहूंगा। नाटो को लेकर नाराज है ट्रंप, लगातार कह रहे हैं कि भी आप लोग मेरा सहयोग नहीं कर रहे हैं। सवाल ये भी आ जाता है कि भी आप तो हमारा सहयोग नहीं कर रहे, लेकिन आपने कौन सा पूछकर हमसे किया था, ये भी बड़ी बात हो जाती है। लेकिन उसके बाद भी नाटो का सहयोग न मिलना अमेरिका को, तो नाटो का भी अस्तित्व आने वाले समय में बहुत बात कैसे आते हैं इसको लेकर कैसे आप देखते हैं? और अमेरिका तो कमजोर होगा, इसमें संदेह नहीं है। अब इसके बाद अमेरिका कमजोर होगा तो फायदा किसको होगा, ये भी हम सब जानते हैं। ये जो स्थिति है इस वक्त दुनिया भर में, क्या शक्ति संतुलन इंबैलेंस हो जाएगा? शमशेर, ये प्रश्न राष्ट्रपति ट्रंप से सीधा पूछा गया था जब जापान की प्रधानमंत्री उनके साथ बैठी व्हाइट हाउस में कि आपने अपने सहयोगी राष्ट्रों के साथ परामर्श वगैरह क्यों नहीं किया पहले। तो उन्होंने कहा कि हम सरप्राइज देना चाहते थे ईरान को, इसलिए ये बात हम खुलकर किसी से नहीं कर सकते थे। तो इस बात का वो पहली बात तो ये कि जवाब दे चुके हैं। दूसरी बात, वो जब पहले कार्यकाल में आए थे राष्ट्रपति बनकर, तभी से नेटो के साथ लगातार और खासकर कुछ राष्ट्र अध्यक्षों के साथ सीधा तनाव उनका बना है, और इसलिए उनको लगातार एक धारणा बनी हुई है राष्ट्रपति ट्रंप को कि सारे विश्व के देश जो हैं वो अमेरिका का फायदा उठाना चाहते हैं। नेटो के देशों को वो यही कहते हैं। इसीलिए पहले कार्यकाल में उन्होंने कहा था कि आप अपना रक्षा बजट जो है सभी देशों को 2% करना चाहिए जीडीपी का। अब दूसरे कार्यकाल में उन्होंने कहा 5% करना चाहिए। तो जब स्पेन ने कहा कि ये संभव नहीं है, तो उन्होंने कहा कि आप नाटो से फिर निकल सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि लगातार जो अब अभी इस बात को लेकर है ईरान युद्ध को, वो स्पेन ने सीधा उसका एक तरह से विरोध किया है, कुछ हद तक ब्रिटेन ने भी विरोध किया है, इटली ने पीछे हटने की बात की है। तो कुछ उसमें लगातार तनाव बनता हुआ नजर आता है। और उसमें एक जो संगठन के तौर पर समस्या खड़ी होती है वो ये कि जब शुरू हुआ था 1945 और 48 के आसपास ये नेटो का संगठन, तो 12 देशों का संगठन था ये। आज 32 देश उसमें शामिल हैं। तो जब सदस्य बढ़ते हैं तो उन तालमेल बनाना लगातार मुश्किल होता है, और उसी तालमेल में जो अड़चनें आती हैं उनको राष्ट्रपति ट्रंप के आने से और भी बड़ी तेजी से हवा मिली है एक तरह से। तो वो तनाव लगातार बना हुआ है। इसीलिए एक जो आवाज आप बार बार सुनते हैं जो यूरोप के बड़े देश हैं वहां के नेताओं से, वो ये कि उनको अपनी सुरक्षा की क्षमता में सक्षम होना चाहिए यहां तक संभव हो। इसीलिए आप देखें कि यूक्रेन युद्ध को लेकर भी काफी हद तक बार बार इस तरह की आवाजें आई यूरोप से कि वो सीधी किस तरह से सहायता कर सकते हैं यूक्रेन की, ना कि केवल अमेरिका पर लगातार वो अपना निर्भरता बनाए रखें। अमेरिका पर निर्भरता मुझे लगता है विश्व के सारे देश चाहते हैं कि उनको कम करनी चाहिए, क्योंकि विश्व के सभी देशों को ऐसा लगा कि राष्ट्रपति ट्रंप का जो तरीका है काम करने का, वो शायद बुलिंग वाला, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, अपनी बात मनमानी जो है उसको लेकर चलने की जो बात है, चाहे वो टैरिफ की बात हो या इस युद्ध की बात हो, तो सभी देश और उसी तरह से नेटो के देश भी कोशिश कर रहे हैं। हाँ, संगठन टूटने के कोई संकेत नहीं है, पर संगठन में लगातार सवाल आ गया है, क्योंकि अब तक तो इसको आजमाया प्रॉपर तरीके से नहीं गया था, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, जितना देखा समझा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आजमाने की जहां तक बारी आई, तो ये पहला कई मौका मुझे लगता है। आप क्या कहते हैं, क्या इससे पहले भी कभी नाटो के अस्तित्व को लेकर, उसकी वफादारी को लेकर सवाल आया है? इसको लेकर आप क्या कहते हैं? नहीं, बिल्कुल। जब देखिए सोवियत संघ का विघटन हुआ था, तभी ये प्रश्न उठा था कि क्या नेटो की अब जरूरत है भी या नहीं, क्योंकि शीत युद्ध है वो समाप्त हो गया है। इसलिए नेटो ने एक आउट ऑफ एरिया ऑपरेशन की स्ट्रेटजी शुरू की थी कि हमारी जिम्मेदारी अब पूरे विश्व में यहां भी संकट आता है, वहां जाकर स्थिरता बनाने की, शांति बनाने की है। और हाल में आपने देखा 20 साल तक जो अफगानिस्तान में लड़ाई लड़ी, उसमें नेटो के देश शामिल थे। पर आप देखें कि लगातार आज अमेरिका का जो रक्षा बजट जो है वो करीब 700 अरब सालाना वार्षिक रहता है, और नेटो के सभी देशों का मिलकर उतना बजट होता है साला। तो यही राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि आपको अपना रक्षा बजट बढ़ाना चाहिए। और यूरोप के देशों को लगता है कि यदि हमें रक्षा बजट इतनी तेजी से आगे बढ़ाना है, तो फिर हम अपनी क्षमता को क्यों ना इस तरह से इस्तेमाल करें कि निर्णय भी हम खुद लें, बजाय कि एक तरह से अमेरिका पर निर्भरता रखें और उनके दिशा निर्देशन से हम चलें। तो ये लगातार धीरे धीरे बदलाव जो नेटो के अंदरूनी संगठन में जो
तनाव है उसको लेकर है, शक्ति वो संतुलन बना को लेकर हुआ कैसे ईरान देखते हैं? युद्ध मुझे मुझे देखिए, क्या अमेरिका बताएं। अमेरिका इस युद्ध में बड़ी एनर्जी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी अमेरिका की, और चाइना धीरे धीरे अपनी ताकत को बढ़ा रहा है। आर्थिक तौर पर तो मजबूत है ही, सैन्य तौर पर भी, और हथियारों के लिहाज से अमेरिका की जो मैन्युफैक्चरिंग है बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रही है। अब ऐसे में अगर नाटो के सहयोगी बाकी देश हैं, वहां से अगर ये 5%, 4% रक्षा बजट खर्च नहीं किया जाएगा, दबाव अमेरिका पे रहेगा, तो कब तक झेलेगा? और ऐसे हाल में जो इम्बैलेंस है उसको कैसे आप देखते हैं? चाइना की स्थिति को कैसे आप देखते हैं? देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप पहले कार्यकाल में भी दूसरे कार्यकाल में भी ये बात साफ कर चुके हैं कि उनके लिए चुनौती रूस नहीं है, उनके लिए चुनौती है चीन, और उसी को लेकर ये भी एक धारणा है कि पूरे विश्व के जितने भी ऊर्जा के संसाधन हैं उस पर वो अपना काबू करना चाहते हैं, क्योंकि चीन जो है, भारत भी है, पर चीन बहुत ज्यादा निर्भर है ऊर्जा के आयात को लेकर। भी ईरान का 80% तेल का निर्यात चीन जाता है। तो इसलिए मुझे लगता है एक ये भी तरीका है, एक भी इस तरह से विश्लेषण कर सकते हैं कि ये जो प्रतिस्पर्धा अमेरिका और चीन में आपस में है, उसके कारण से भी एक तरह से ईरान पर युद्ध हो रहा है। हालांकि उसके दूसरे कारण भी है, ईरान के परमाणु अस्त्रों की जो लगातार खोज करने की कोशिश है, वो भी उनको एक शंका है, उसको लेकर भी है, या उनके जो प्रॉक्सीज हैं उनका काम करने का जो तरीका है उसको लेकर अमेरिका कुछ, और खासकर इजराइल को चिंता है, तो उसकी वजह से भी युद्ध हुआ है। पर हाँ, चीन, क्योंकि चीन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व की सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं ली जिस तरह से अमेरिका ने ली, इसलिए भी राष्ट्रपति ट्रंप को लगता है कि वो तो पूरे विश्व की सुरक्षा में अपना पूरा जो है बजट $700 बिलियन तक लेके खर्चा करते हैं हर साल, और चीन उसी व्यवस्था में लगातार अपनी आर्थिक अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। इसीलिए हाल ही में दिसंबर में उन्होंने एक 65 इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय मंचों की सूची जारी की। यहां से राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका को हटाना चाहते हैं कि हम ये सब अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अपने में जिम्मेदारी नहीं लेंगे, हम केवल अपनी सीमाओं के अंदर सुरक्षा और समृद्धि लाने की कोशिश करेंगे। हालांकि उस नजर से ये युद्ध जो है वो एक तरह से वो उसका विरोधाभास उसमें सामने नजर आता है। उनके मागा सपोर्टर्स खुश नहीं है कि इस तरह से फिर से हम किसी दूसरे युद्ध में अपने सैनिकों को भेजें, या इस तरह से लगातार किसी दूसरी जगह जाके किसी दूसरे क्षेत्र में स्थिरता बनाने की जो जिम्मेदारी है उससे हमें पीछे हटना चाहिए, बजाय कि उसकी जिम्मेदारी में फिर से एक तरह से युद्ध शुरू करना चाहिए। तो वो ये भी एक सोच है, पर ये आसान नहीं है, क्योंकि चीन का लगातार जिस तरह से उदय हुआ है, करीब $20 ट्रिलियन से ऊपर आज उसकी अर्थव्यवस्था है, और चीन कब लगभग करीब पास आता नजर आता है। अमेरिका का आज अर्थव्यवस्था करीब $30 ट्रिलियन की है। तो वो जो बड़ी शक्तियों की आपस में घमासान प्रतिस्पर्धा है, वो भी ये सब चीजें करवाती हैं इन देशों से कि किस तरह से वो तनाव नेटो में बनता है, किस तरह से चीन उसका फायदा उठाना चाहता है, और किस तरह से ईरान उसका एक तरह से शिकार होता है, और इस तरह से युद्ध होता है उसके। बिल्कुल, ये चीजें इस युद्ध के समाप्ति के बाद दिखेंगे। छोटा छोटा एक एक रिएक्शन, कुछ बड़े सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है। इस एक महीने में जिस चाहत को लेकर अमेरिका इजराइल आगे बढ़े थे, क्या ईरान ने उस चाहत को अधूरा पीछे धकेल दिया है? जिस तैयारी के साथ ये आगे बढ़ रहे थे, उस तैयारी का ईरान ने कैसा जवाब दिया है, ये भी बड़ा सवाल। मेरे साथ फिलहाल डॉक्टर स्वर्ण सिंह, प्रोफेसर SIS JNU से मेरे साथ हैं, डॉक्टर उपेंद्र सुलेर राजनीति विषय से मेरे साथ हैं, नीरज महरे जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, अनुपम तिवारी जी इंडियन एयरफोर्स से रिटायर्ड मेरे साथ हैं, चंदन सिंह है अर्थशास्त्री हैं। आप सबका इस चर्चा में बहुत स्वागत है। मैं पहला सवाल डॉक्टर सिंह आपसे करना चाहूंगा, स्वर्ण सिंह जी, जिस चाहत को लेकर अमेरिका और इजराइल ने इस जंग को छेड़ा था, उसको 1 महीना पूरा हो गया है। इस संघर्ष के रुकने के कोई आसार आपको दिखते हैं? और जो चाहना की थी अमेरिका इजराइल ने, क्या पूरा हुआ है या फिर बहुत पीछे रह गए दोनों देश? पहली बात तो ये कि युद्ध में हमेशा देश अपने उद्देश्यों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर सामने रखते हैं जी। कुछ हद तक वो अपने सैनिकों के मनोबल के लिए भी शायद ऐसा करते हैं जी। और दूसरा इसलिए भी कि यदि युद्ध के बाद जब बातचीत शुरू होगी तो एक दूसरे को किस तरह के कंसेशंस वो देंगे, इसलिए पहले ही बहुत बढ़ा चढ़ाकर उद्देश्यों को सामने रखा जाता है जी। जानकारी होती है कि इतनी ज्यादा हद तक दूसरी देश जो है वो उस बात को नहीं मानेगा। पहली बात तो ये। जी जी बिल्कुल। दूसरा, 1 महीना आज पूरा हो रहा है इस युद्ध की शुरुआत जब हुई 28 फरवरी से,
और बीच में मुझे लगता है कि उसमें अच्छे संकेत हैं कि पहले जो लगातार दोनों तरफ से धमकियां दी जा रही थी कि कितना विनाश कर दिया या कितना और विनाश करने की तैयारी में है दोनों तरफ से देश, अब बातचीत पर बात हो रही है। हालांकि ईरान बार बार कह रहा है कि हम बातचीत नहीं कर रहे हैं, और वो भी अपनी शर्तें सामने रख रहा है लगातार। और अमेरिका की तरफ से तो लगातार कहा जा रहा है कि हमारी बातचीत हो रही है। तो कम से कम जो पूरा एक धमकियों का आदान प्रदान हो रहा था, उससे हटकर अब बातचीत पर बातचीत शुरू होती हुई लगती है। बहुत से देश उसमें लगातार मध्यस्थता में भी लगे हुए हैं, बहरीन हो, ओमान हो, कतर हो, हो, अब पाकिस्तान का नाम उभर कर सामने आया, और लगातार भारत भी इसी कोशिश में, ब्रिक्स के मंच से लगातार कोशिश में है कि कम से कम बातचीत दोनों तरफ से हो जानी चाहिए। तो मुझे लगता है कि एक महीना समाप्त होते हुए आज जो अमेरिका के स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं मार्को रूबियो, उन्होंने बड़ा अच्छा एक टिप्पणी की आज ये कह के कि इस युद्ध को खत्म होने में अब सप्ताह लग सकते हैं, महीने नहीं लगेंगे। हालांकि बहुत ही एक तरह से परोक्ष रूप से उन्होंने समय की बात की है, और मुझे लगता है कि अमेरिका लगातार ये बनाए रख रहा है कि उनकी बातचीत हो रही है लगातार, वो चाहे उनके अंदरूनी दबाव की वजह हो, जैसे आपने कहा नाटो देशों की नाराजगी की वजह से हो, अरब देशों का समर्थन ना मिलने की वजह से हो, पर संकेत है कि बातचीत हो रही है। उसमें ये जो पर्दे के पीछे बातचीत हो रही है, उसमें कौन देश कितना योगदान दे रहा है, एक 15 सूत्रीय भी पेश किया गया है अमेरिका की तरफ से, 6 सूत्रीय बात की गई ईरान की तरफ से। तो कम से कम ये जरूर है कि लगातार हमले हो रहे हैं, सेनाएं तैनात की जा रही हैं अमेरिका की तरफ से, पर उसके साथ साथ बातचीत होने की जो एक महीना खत्म होने से पहले पहले एक तरह से शुरुआत हुई है, मुझे लगता है कि अपने आप में वो अच्छा संकेत है। इसीलिए आप देखें कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो वस्तुओं की मूल्य थे, सोना चांदी पेट्रोल गैस वगैरह के, उसमें थोड़ी सी स्थिरता आपको नजर आती है अब, क्योंकि सबको लगता है कि शायद बातचीत से कुछ हल निकलेगा चीजों। और डॉक्टर सिंह, एक सवाल मैं जानना चाहूंगा कि क्या अमेरिका इजराइल को ऐसा लगता था कि ये युद्ध कुछ दिनों का है, उसके बाद जो हम चाहते थे वैसा हो जाएगा, वैसा हुआ नहीं, या फिर ये इतना लंबा खिंचना ही था? इस पर आपका क्या मानना है? और जैसे हम बात भी कर रहे हैं कि भाई अगर ये युद्ध समाप्त होता है, युद्ध विराम होता है, तो जो अपेक्षाएं लेकर चल रहे थे, आपने कहा कि बहुत कुछ बड़ा लेकर चलते, उसमें से थोड़ा बहुत हासिल किया जा सकता है, तो क्या ऐसे में जो चाहते थी, जो बढ़ चढ़कर अमेरिका बात कर रहा था, जो बयान ट्रंप दे रहे थे, वैसा नहीं हुआ तो हालात क्या होंगे, और उसके बाद शांति हो जाती है? तो पहली बात तो ये कि इतिहास में कोई भी युद्ध ऐसा नहीं था जिसमें युद्ध शुरुआत करने वालों को ये अंदाजा हो कि ये देर तक चलेगा जी। हर युद्ध इतिहास में इसी तरह से शुरू किया जाता है कि इसको हम जल्द ही खत्म कर लेंगे, और ठीक उसी तरह की सोच इसमें भी रही। खास नेतन्याहू की तरफ से मुझे लगता है कि ये भरोसा अमेरिका को दिया गया होगा कि एकदम हम जब एक तरह से नेतृत्व को यदि खत्म कर देंगे तो शायद ईरान घुटने टेक देगा, जो कि ऐसा नहीं हुआ। और विशेषज्ञ मानते हैं कि इसकी उम्मीद करना गलत था। आप देखें कि 1969 में 79 में जब क्रांति हुई थी, तो अयतुल्लाह ने वहां की जो शाह की सेना थी वो उसका विघटन कर दिया था, और 2 ही साल में फिर आप देखें कि इराक के साथ युद्ध शुरू हो गया। सेना का संगठन अभी हो रहा था, तब भी 8 साल तक लगातार वो युद्ध हुआ, और उसमें उस वक्त इराक बहुत बड़ी ताकत थी। तो अब तो उनकी सेना की पूरी तैयारी है। ईरान को लगातार पता है कि इस तरह के हमले उन पर हो सकते हैं, उनकी तरफ से तैयारी रही है। हालांकि ये भी सच है कि अमेरिका और इजराइल की सेना बहुत ताकतवर है, बहुत विनाश कर सकती है, और अमेरिका कई बार इस पूरे क्षेत्र में बार बार आकर विनाश कर चुका है। लीबिया, सीरिया, इराक देख लें, अफगानिस्तान देख लें, तो नुकसान तो ईरान को जाहिर है कि बहुत हुआ है, पर उसने घुटने नहीं टेके हैं। इसलिए उनको जो सीधी जीत मिलने की शायद परिकल्पना थी, जो कि गलत है अपने आप में, तो वो संभव नहीं है कि सीधी जीत किसी भी युद्ध में आजकल नहीं होती है। दोनों तरफ से देश जब मुझे लगता है थक जाते हैं, तो फिर धीरे धीरे बातचीत शुरू होती है। पर उनको ये भी एक सवाल आपसे, सवाल आपने कहा कि ईरान घुटने नहीं टेक रहा है, एक बड़ा सवाल आपने कहा कि ईरान घुटने
टेक रहा है। और जैसा कि अमेरिका इजराइल एक अपेक्षा लेकर चल रहे थे कि सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, चीजें बदल जाएंगी, वैसा हुआ नहीं। लेकिन इतना बड़ा नुकसान होने के बाद भी ईरान को जो मनोबल है, जो ताकत है, वो कहां से मिल रही है? क्या देश के जितने लोग हैं, जो तादाद है, आबादी है, तमाम लोग हैं इस बात को लेकर एकजुट हो गए हैं और वही मनोबल कहने के वहां की सेना के मनोबल को बढ़ा रहा है? इसके पीछे और क्या चीजें आपको दिखती हैं? पहली बात तो ये कि जैसे हमने दिसंबर से देखा, पिछले साल के अंत से बहुत से विद्रोह प्रदर्शन शुरू हुए थे पूरे ईरान में, तो जनता में आक्रोश तो बहुत भरा हुआ था। अब वही आक्रोश जो है वो अपने नेतृत्व से हटकर अमेरिका और इजराइल की तरफ, मुझे लगता है कि उसका एक तरह से दिशा अलग पलट गई है एक तरह से। तो वो बहुत बड़ा एक कहें कि सहायक कारण एक तरह से बनता है, जिससे ईरान लगातार बना हुआ है युद्ध में। और मैं ये भी कहता हूं कि ईरान को युद्ध जीतना नहीं है, केवल उसको युद्ध को हारना नहीं है, बने रहना है। और वो लगातार उसी कोशिश में है। आप देखें कि बहुत ही शुरुआत में पहले 2 या 3 दिन तक बहुत ज्यादा दोनों तरफ से हमले हुए। उसके बाद जो रणनीति युद्ध की थी उसमें बदलाव आया। आप देखें कि ईरान ने फिर उसके बाद सीमित अपने जो हमले हैं वो करने शुरू किए। उन्होंने ऊर्जा के ठिकानों पर करे, सिविलियन ठिकानों पर करे, फिर उसके बाद उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रोकने की बात की। तो ये जो रणनीति में रुकते हुए सीमित तरीके से करने की जो कोशिश है, उसके पीछे यही है कि ईरान जानता है कि युद्ध लंबी देर तक चल सकता है। उसको लंबी देर तक अमेरिका के सामने, जो बहुत शक्तिशाली देश है, उसके सामने लगातार देर तक खड़ा रहना पड़ सकता है। और लगातार एक के बाद उनके जो नेतृत्व में लोग हैं, चाहे सेना में हो, IRGC में हो, या उनकी राजनीति में हो, उनका बहुत नुकसान लगातार हो रहा है। पर क्योंकि अब पूरे राष्ट्र की एक तरह से अवधारणा हो गई है कि ये संकट ईरान की सभ्यता पर है, संस्कृति पर है, राष्ट्र पर है, समाज पर है, तो ये सब की वजह से मुझे लगता है समाज का जो उनके पीछे समर्थन है नेतृत्व को, वो लगातार लगभग बना हुआ है। हालांकि वहां से खबरें बहुत कम आती हैं। हम सबको अमेरिका की खबरें लगातार मिलती रहती हैं, इसलिए उनके बारे में क्या अंदरूनी टकराव है, दबाव है, वो हमको जानकारी आती रहती है। ईरान की तरफ से लगातार उस तरह की जानकारी नहीं आती है, पर क्योंकि ईरान का नेतृत्व एक के बाद एक नए नेता आते जा रहे हैं और वो टिका हुआ है, उसने युद्ध में लगातार अपनी एक तरह से बनाई हुई है जो उसका वर्चस्व है एक तरह का, तो उसे लगता है कि जनता का समर्थन इस वक्त उनकी सबसे बड़ी पूंजी है जो उनको सहायक कर रहा है कि वो लगातार। बहुत बड़ी बात है कि संसाधनों की चाहे कमी हम कहें, अभाव कहें, इतना बड़ा नुकसान होने के बाद भी ईरान युद्ध में टिका हुआ है और रणनीति